आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। चौबीस अगस्त का दिन भर आप सुन रहे हैं मेरे यानी कुलदीप मिश्र के साथ। कांग्रेस के भीतर सीनियर लीडर्स की चिट्ठी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज काफी हंगामा हुआ और 7 घंटे की मीटिंग के बाद यही तय हुआ कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। हम बात करेंगे कांग्रेस को बारीकी से समझने वाले पत्रकार विनोद शर्मा से और उनसे समझेंगे कि कांग्रेस किधर जा रही है और आज का हासिल मीटिंग क्या था। कोरोना के जोखिम के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम कराने के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर सरकार भी अड़ी हुई है। कोर्ट से भी कोई राहत छात्रों को नहीं मिली। उनकी मांग है कि परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। इस मसले के दोनों पहलू समझेंगे और आखिर में चाइना इंडिया बॉर्डर इशू में एक नया पेंच। खबर है कि चीन ने कैलाश पर्वत के आसपास भारी साजो सामान तैनात किया है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी शामिल हैं। इसी इलाके में कैलाश मानसरोवर तीर्थ है और अब उसके आसपास चीन का हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कई नेताओं ने उन्हें पद पर बने रहने की अपील की। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही मेट्रो सेवा बहाल की जा सकती है। इस संबंध में गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया था। जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया था। यहां अब तक 69,000 लाख लोगों ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब तक केवल 7,700 लोग ही काम से जुड़ पाए हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले का निस्तारण करें और विधायकों के कांग्रेस में विलय के बारे में फैसला लें। अवमानना केस में दोषी करार वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान में बदलाव किया है। साथ ही प्रशांत भूषण ने बिना शर्त माफी मांगने से इनकार भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगने के लिए आज तक का वक्त दिया था। कोरोना संकट के बीच जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर विवाद जारी है। अब इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से अपील की है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन छात्रों को वापस लाने का निर्देश दिया है जो नीट या जेईई परीक्षा देना चाहते हैं। इन छात्रों को वंदे भारत मुहिम के जरिए वापस लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केरल के सामाजिक कार्यकर्ता की पिटीशन पर दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग जारी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में एक सभा में कहा कि वो जनता के सेवक हैं, किसी कुर्सी के नहीं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि वो प्राइवेसी के मसले पर आने वाले संसद सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। इस बिल में चेहरे की पहचान और रिमोट बायोमेट्रिक सर्विलांस पर बैन लगाने की मांग की जाएगी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अगर मैं एक शब्द कहूं चिट्ठी, तो आप नॉस्टैल्जिया के भवसागर में शायद गोते लगाने लगें, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स में चिट्ठी का मतलब होता है मुसीबत। कोई नेता जब किसी नेता को चिट्ठी लिखता है तो ज़्यादातर बार उसका मतलब यही होता है कि वो इस कम्युनिकेशन को, अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता है और बात रखने के जो दूसरे फोरम हैं उस पर अब उसे एतबार नहीं रहा। कांग्रेस में कल से यही भूचाल मचा हुआ है। 23 सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने पार्टी के अंदर रेडिकल बदलावों की मांग की है एक चिट्ठी लिखकर, और इन बदलावों में लीडरशिप चेंज भी शामिल है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और उसमें इसी पर बात होती रही और खबरें छन छन कर बाहर आती रहीं। तो पहला बड़ा बम फूटा जब सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने कहा है कि इस चिट्ठी पर साइन करने वाले नेता बीजेपी से मिल गए हैं। अगली खबर ये आई कि इस पर तुरंत रिएक्शन भी आया है कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का, जिन्होंने कहा है कि अगर ये आरोप साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इसके बाद एक ट्वीट कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कर दिया, जिसका लब्बो-लुआब ये था कि हमने पार्टी को सब कुछ दिया, पूरा जीवन दिया, उसके बाद भी आज ये आरोप झेलना पड़ रहा है। तो इस दरिया में काफ़ी पानी आज बह गया था, लेकिन बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी हुई। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था और ये रिपोर्ट्स मिसलीडिंग हैं।
फिर सिब्बल ने भी अपना ट्वीट वापस ले लिया और गुलाम नबी आज़ाद ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कभी इस्तीफे की पेशकश नहीं की। लेकिन ये खबर कई संवाददाता दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस चिट्ठी की टाइमिंग पर ज़रूर सवाल उठाए हैं। इतनी नूरा कुश्ती के बाद भी कुछ हुआ नहीं और सोनिया गांधी के अपनी ओर से पद छोड़ने की पेशकश के बाद भी 7 घंटे की बैठक में ये तय हुआ कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। पत्रकार विनोद शर्मा कांग्रेस की राजनीति को अरसे से देख समझ रहे हैं। मैंने उनसे बात की। विनोद जी, पहले तो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। आज जो हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी का एक इंटरव्यू छपा था, भले ही वो पुराना था, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं कि ऐसे आदमी को कांग्रेस को लीड करना चाहिए जो गांधी परिवार से ना हो। लेकिन ये बात भी बार बार कही जाती रही है कि गांधी परिवार जो है वो एक गोंद है जो कांग्रेस को एकजुट रखता है। तो आज जब इस गोंद के खिलाफ आवाज़ उठ रही है तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये पार्टी के भीतर बेहतरी के लिए अंदर से आ रही डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं या ये कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं जो इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं? मेरी जानकारी के अनुसार ये 15 पेज की चिट्ठी है और ये चिट्ठी अभी तक पब्लिक फोरम में तो कहीं आई नहीं पूरी तौर से। तो इस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या उसको गांधी फैमिली पे अटैक समझ के पढ़ना चाहिए या गांधी फैमिली को सुझाव समझ के पढ़ना चाहिए? इस पे तो मैं समझता हूँ अभी जूरी आउट है, कोई फैसला नहीं है, तो उसको मैं बगावत तो नहीं कहूंगा। हाँ, कांग्रेस के कल्चर के हिसाब से आप उसको हिमाकत कह सकते हैं, हिमाकत जैसे डिस्कर्सी कह सकते हैं, क्योंकि चिट्ठी लिखने के बजाय ये वर्किंग कमेटी में बात उठाई जा सकती थी या वर्किंग कमेटी में एक नोट सर्कुलेट किया जा सकता था। लेकिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले इस पुरानी चिट्ठी को जो कि सचिन पायलट का जब प्रकरण चल रहा था उस दौर में लिखी गई थी, उसको रिलीज करना और किसने किया है ये जानकारी जानने की जरूरत होगी। कुछ नाम है लोगों के जहन में, लेकिन वो अलग बात है। ये जो चिट्ठी है ये एग्रीगेट है उन कंसर्न्स का, उन चिंताओं का जो बहुत से लोग साझा करते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, इनके अपने अपने स्वार्थ निहित जो स्वार्थ है वो रहे होंगे इसमें। उन्होंने इसमें जरूर अपने स्वार्थ की बात भी की होगी अप्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन लुबोलुआब जो उन्होंने लिखा है चिट्ठी में वो वाजिब है, वाज़ेह है। विनोद जी, आज जो कुछ घटनाएं हुई, जो ड्रामा मीटिंग में हुआ, मतलब मीडिया के हल्के में यही शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रामा, वो किसी भी पार्टी के लिए क्या संकेत देता है? डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हुई, कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया, लेकिन एक बार तीर कमान से छूट गया तो छूट गया। तो ये तीर किसने छोड़ा कमान से? मीडिया ने छोड़ा है कि वहां छूटा है? नहीं, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई कि राहुल ने चिट्ठी लिखने वालों के बारे में कहा है कि वो बीजेपी से मिल गए हैं। ये खबर गलत भी हो सकती थी, लेकिन असल प्रॉब्लम यहाँ दिखती है कि सीनियर लीडर्स गुलाम नबी आज़ाद जैसे या कपिल सिब्बल जैसे, उन्होंने इस पर एतबार किया और वो इस पर रिस्पॉन्ड करने लगे, और वो भी पब्लिक में। देखिए, यही मैं कहता हूँ, इसमें भी एक लेसन है कि नई लीडरशिप जो भी होती है, जो भी लीडर है, उसको रियल टाइम कम्युनिकेशन में अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। राहुल गांधी ने बिगड़ती हुई स्थिति को बचा लिया है शायद, मेरे हिसाब से एक अजीब सा, एक बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन है ये, कि जब कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया तो उन्होंने फोन करके उनको बताया कि मैंने ऐसी बात कुछ नहीं कही, तो उन्होंने ट्वीट अपना वापस ले लिया, प्रॉब्लम खत्म हो गई। और ये जानकारी है कि जिसने वो कहा है वो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने आरोप ऐसा लगाया, और उस व्यक्ति के आरोप लगाने का भी एक कारण था कि एक लीडर जिसने की साइन की है चिट्ठी, उसका उसके साथ परस्पर विरोध रहा है प्रांत की राजनीति में। तो देखिए, ये जो पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, उसको एक बड़ा आयाम देने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, लेकिन उसको हम अलग छोड़ें। चिट्ठी का जो सार है, जो चिट्ठी का सार अभी तक छपा है, उसके अनुसार तो कांग्रेस को काम करने की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल विनोद जी, कोई कंपैरिजन करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ वर्क कल्चर के लिहाज से, कार्यशैली के लिहाज से समझना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में आज की तारीख में हम सोच भी नहीं सकते कि बीजेपी में ऐसी चिट्ठी लिखी जा सकती है या सोर्सेस के हवाले से ऐसी खबरें छप सकती हैं और उस पर उनके सीनियर लीडर्स इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं।
क्या चीज़ है बीजेपी की लीडरशिप में जो कांग्रेस से उसको अलग करता है? ये अथॉरिटी में इतना फर्क क्यों है? देखिए, अथॉरिटी तो सत्ता के साथ आती है। हमारी जो जिस एज में अब रह रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज चलता है। सत्ता में जो लोग होते हैं वो देने में सक्षम होते हैं। राज्यसभा की सीट दे देते हैं, मंत्रिमंडल में जगह दे देते हैं, विदेशों में राजदूत बना देते हैं, आप समझे नहीं, बड़े बड़े कमीशन का मेंबर बना देते हैं, बोर्ड पे बिठा देते हैं कंपनियों के। तो वो जो पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज है उसके चलते उनका जो प्रभुत्व है, उनका जो क्लाउट है वो बना रहता है। लेकिन असली चैलेंज जब होता है जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है, और उस वक्त ये लीडरशिप पे तकाजा होता है, उस पे उसका टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट जिसे बोलते हैं, कि क्या बुरे वक्तों में पार्टी को इकट्ठा रखने में सक्षम है कि नहीं नेता। सत्ता में तो कोई भी नेतागिरी कर लेगा, लेकिन अगर जब आप पावर में नहीं हो उस वक्त अपनी बात मनवाना अलग बात है। जब आप पावर में हो तो मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ऑटो रिस्पॉन्स होता है, सब लोग हाँ हाँ करते रहते हैं और पार्टी अपना राज करती रहती है। तो इसलिए ये चैलेंज जो कांग्रेस के सामने आज के दिन है, इस चैलेंज से किस खूबसूरती से निपटते हैं कांग्रेस के लीडर्स और खासकर नेहरू गांधी फैमिली, उस पे ही डिपेंड करेगा कि पार्टी का भविष्य में क्या होने वाला है। और सोनिया गांधी अगर आज के दिन पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ के जाती हैं तो अपनी ही कसौटी पे खरी नहीं उतरेंगी, क्योंकि जब वो 97-98 में सक्रिय राजनीति में आई थी तो उसका एक मुख्य कारण ये था कि पार्टी जो थी वो सीताराम केसरी के नेतृत्व में बिखर रही थी और वो पार्टी को एकजुट करना चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि उनका ये दायित्व है, ये उनके पति के पुरखों की बनाई हुई पार्टी है और नेताओं के साथ मिलकर, और इसीलिए वो सक्रिय राजनीति में आई थी। आज के दिन उस भूमिका को उन्होंने ज्यादा पुरजोर तरीके से निभाना है और यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा। कोरोना वायरस के बारे में लोग लिख रहे हैं कि ये महामारी भारत में अब जो होगा देखा जाएगा वाले चरण में पहुंच गई है। काम धंधे शुरू हो गए हैं, बाजार सजता है तो लोग भी आ जाते हैं। लेकिन जो कुछ एक सेक्टर्स हैं जो अभी भी वीरान हैं, उनमें से एक है एजुकेशन। स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए जा रहे हैं। लेकिन देश में 2 बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी बड़ी चर्चा है इन दिनों। एक इंजीनियरिंग का JEE और एक मेडिकल का NEET NEET। इनकी जो तारीखें हैं उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम्स भी टाल दिए जाएँ, पोस्टपोन कर दिए जाएँ, और वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कल 4000 छात्रों ने एक दिन की भूख हड़ताल की। राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता उनके समर्थन में आए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए। आज ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया और अदालत ने छात्रों को कोई राहत नहीं दी, बल्कि ये कहा कि जब कोरोना के दौर में बाकी काम नहीं रुके तो परीक्षा भी नहीं रोकी जा सकती, एहतियात के साथ कराई जानी चाहिए। दुनिया में भी एजुकेशन को लेकर अब इसी तरह की बातें हो रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब हम इस बीमारी से लड़ने का तरीका पहले के मुकाबले बेहतर जानते हैं। ब्रिटेन के ही स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा है कि बच्चों को कोरोना वायरस से ज़्यादा नुकसान स्कूल ना जाने से होगा। लेकिन भारत में छात्रों की तरफ से इस तरह की दलीलें भी आई हैं कि जब रोज़ाना के मरीज़ सैकड़ों की संख्या में सामने आते थे तब तो लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने, और अब जब 60,000 से ज़्यादा केस डेली सामने आ रहे हैं तब परीक्षा करा करके ये रिस्क लिया जा रहा है। हमारे आज तक रेडियो के साथी अमन गुप्ता ने इस मसले को फॉलो किया है और एक रिपोर्ट बनाई है, सुनिए। देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए IIT JEE की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होना है। ये तारीखें निश्चित हो गई हैं और तब जब देश में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है। छात्र परेशान हैं और चाहते हैं कि कोरोना के इस दहशत भरे माहौल में परीक्षाएं न कराई जाएं। छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया, सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्रेंड करा दिया, लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा। हाँ, ये जरूर है कि अब ये मुद्दा हाईलाइट हो गया है। टीवी चैनलों से लेकर सियासी गलियारों तक इस पर ज़ेरे बहस जारी है। आज तक ने भी इस मुद्दे को लेकर देश के हजारों छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में अंजलि ने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इसे पोस्टपोन कराने की है, ना कि इसे रद्द करने की। कि हम पोस्टपोनमेंट चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है एग्जाम कैंसिल हो जाएगा
तो बहुत फर्क आएगा एकेडमिक ईयर पे। पर हम तो कैंसिलेशन चाह ही नहीं रहे ना, हम ये चाह रहे हैं 2 महीने बाद हो, ताकि जो बारिश हो, जो इलाके बाढ़ ग्रस्त हैं, आज वो कम से कम वहां बाढ़ ना हो, वहां आने जाने में दिक्कत ना हो लोगों को। और यही है मेरा पॉइंट। हाँ, इस साल आईआईटी के लिए देश भर में 11 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं, जबकि नीट के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। इस बार देश के बाहर कोई सेंटर भी नहीं बनाया गया है। खाड़ी देशों में नीट की परीक्षा का केंद्र बनाने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत छात्रों को भारत लाने पर विचार किया जाए, यानी अब इन छात्रों की भी भारत के सेंटर्स में परीक्षाएं होंगी। हालांकि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सेंटर्स पर सावधानी पूर्वक परीक्षा कराने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन नीट एस्पिरेंट विजय प्रताप सिंह का मानना है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। अभी भी यूपी बीएड का एग्जाम हुआ है, यहाँ पर भी हमने देखा इसमें 4.5 लाख बच्चों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, और यहाँ भी देखा हमने कैसे सेंटर्स के बाहर पूरी तरीके से भीड़ लग गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था। तो आप जब 4.5 लाख बच्चों को और 1.5 लाख बच्चों को नहीं आपने संभाल पाए, तो कैसे 25 लाख बच्चों को जो नीट और जेईई को टोटल को मिलाकर आप कैसे संभालेंगे? आप हमारी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं सर। हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स आएंगे, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है, सर वो पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर खड़े रह के हमारा वेट करते हैं सर। वहाँ पे भी पूरी भीड़ लग जाएगी, तो सर आप वहाँ पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे सर? मेरा यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर, जब सर हम वहाँ पर किसी बच्चे को अगर कोविड पॉजिटिव है, उसको कोरोना की बीमारी है, तो सर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे बीच बैठा है वो कोरोना पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव नहीं है? सर क्या पता वही कोविड पॉजिटिव बच्चे हमारे बीच बैठ के पेपर देगा। आप कह रहे हैं कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सर थर्मल स्क्रीनिंग अगर वो बच्चा कोरोना जो कोविड की बीमारी है वो एग्जाम से 2 घंटे 3 घंटे पहले पीसीएम पैरासिटामॉल खा के आ जाता है और उसका फीवर उतर जाता है, सर फिर आप थर्मल स्क्रीनिंग से कैसे पता लगा पाएंगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है? सर वो हमारे बीच में बैठ के एग्जाम देगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जब गार्ड वहाँ पर जो चेकिंग करते हैं, स्टाफ होते हैं, वो हम लोग को एंट्री देने से पहले चेकिंग करते हैं। सर हम जब लास्ट एग्जाम दिए थे तो उन्होंने चेकिंग की थी, तो 1 ही 2 गार्ड होते हैं, वो सभी स्टूडेंट को चेक करते हैं, उनको पूरी पॉकेट चेक करते हैं, ऊपर शर्ट्स पैंट्स, सर सबको बच्चे को टच करके पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसकी चेकिंग करते हैं कि कुछ सामान तो नहीं है। तो सर वही 2 या 3 गार्ड जो होंगे वो पूरे बच्चे को चेक करेंगे, सभी बच्चों को टच करेंगे, तो सर इससे कोविड का नहीं फैलेगा। विपक्ष तो लगातार सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब सरकार के अंदर रहकर भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा को स्थगित कराने की मांग उठा रहे हैं। उनसे छात्रों को एक उम्मीद बंधी है और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर स्वामी जी हेल्प जेईई नीट हैशटैग ट्रेंड करता रहा। इस मामले पर राजनेताओं के विरोध की एक लंबी लिस्ट है। इसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तक शामिल हैं। मनीष सिसोदिया ने सरकार को इस मसले पर माता पिता के नजरिए से सोचने की नसीहत दी है। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहां अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों की जान से खेलना चाहते हो? एक पिता के रूप में सोचिए, एक पेरेंट के रूप में सोचिए। सिर्फ एक मंत्री के रूप में सोचने से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचने से काम नहीं चलेगा। उधर विरोधों के बीच छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि एग्जाम होने चाहिए। 2 साल से भी इतना प्रेशर था, टीचर्स भी पाते हैं, पेरेंट्स भी पाते हैं, तो इसलिए फिर लगता है कि एक बार पेपर हो जाए, एक बार किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, फिर आगे भी फ्यूचर लाइफ का बंदा देख सकता है। इस तरह के समर्थन की कुछ छुटपुट आवाजें भी हैं, लेकिन छात्रों की एक बड़ी जमात है जो इस माहौल में परीक्षा देने से घबराई हुई है। ये घबराहट लाजमी भी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब लग रहा है कि ये मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। अमन गुप्ता, आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात भारत चीन सीमा की।
डीएस्केलेशन के कोई चांस दिख नहीं रहे हैं और अब खबरें हैं कि चीन ने कैलाश पर्वत के आसपास हेवी डिप्लॉयमेंट किया है, काफ़ी सैन्य साजो सामान तैनात कर दिया है और इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी शामिल हैं। खबर यह भी है कि इस इलाके में चीन ने अप्रैल में कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, वो अब पूरा हो गया है, ऐसा सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं। यानी कैलाश मानसरोवर जो भारत में बहुत सारे लोगों की आस्था की जगह है, वो जगह भी अब भारी सैन्य मौजूदगी वाली जगह बन गई है। हमने बात की इस खबर को कवर कर रहे आज तक रेडियो संवाददाता अभिषेक भल्ला से और पहले उनसे डिटेल्स पूछे। जी, ये बात सही है कि जो कैलाश मानसरोवर की तरफ तिब्बत का हिस्सा पड़ता है, जो चीन की सेना के अंडर आता है, वहाँ पे सैन्य जमावड़ा काफी बढ़ गया है पिछले कुछ महीने में। और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इस तरह की भी खबरें आई हैं कि चीन ने वहाँ पे अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगा दी हैं। और ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है चीन की सेना में इस इलाके में, ये करीब अप्रैल के महीने में शुरू हुई थी। ये वही समय था जब भारत ने सड़क बनाई थी एक लिपू लेक की तरफ, जो बाद में विवाद में फंस गया भारत और नेपाल के बीच। ये इलाका है जो कि ट्राई जंक्शन है तीनों देशों का, भारत, नेपाल और चीन। और भारत का मानना था कि इस सड़क बनने से जो यात्री कैलाश मानसरोवर जाते हैं उनके लिए काफी आसानी होगी, समय वहां पहुंचने में कम लगेगा। लेकिन इसका विरोध किया था इस सड़क का नेपाल ने, और कुछ हम जानते हैं इस तरह से एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था भारत और नेपाल के बीच। अभिषेक, कैलाश पर्वत बहुत सारे लोगों के लिए भारत में आस्था की भी जगह है, तो वहाँ मिलिट्री प्रेजेंस का होना क्या बताता है हमारे लिए? जी हाँ, देखिए, जो ये सारा इलाका है, या ये चाहे हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म हो, दोनों के लिए बहुत मान्यता है वहाँ पर। कैलाश मानसरोवर की मान्यता तो सभी जानते हैं, लेकिन और भी इस तरह के बहुत छोटे छोटे स्थल हैं जो चाहे हिंदुस्तान से लोग हों, चाहे नेपाल से हों हिंदू लोग, या नेपाल, हिंदुस्तान और फिर तिब्बत से बौद्ध धर्म मानने वाले लोग यहाँ पे अक्सर जाया करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भी किसी भी तरह की सेना की मूवमेंट होगी, और वो जगह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त, वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री गैरिसन बन गया है। मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल जो लड़ाई का क्षेत्र है उसकी तरह लग रहा है। तो ये इसको लेके काफी लोग चिंतित हैं कि एक जो धर्म स्थल था वहाँ पे इतनी ज्यादा इस तरह का इजाफा जो हुआ है मिलिट्री या सैन्य स्ट्रेंथ का चीन का, उसको लेके काफी लोग परेशान हो रहे हैं। अभिषेक, इस पर कोई ऑफिशियल रिस्पांस तो नहीं आया अभी तक भारत का, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ओवरऑल मूड मिजाज क्या हो सकता है इस पर इंडियन गवर्नमेंट का? देखिए, ऑफिशियल तौर पे तो भारत ने कोई इस पर अभी तक लेकिन भारत की टिप्पणियां शुरू से इस बात पे रही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये ट्राई जंक्शन है, नेपाल, हिंदुस्तान, भारत और चीन का बॉर्डर लगता है। तो भारत पहले से ये कह चुका है कि ये जो सड़क का निर्माण किया गया, सड़क का निर्माण में फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चीन का इजाफा हुआ तो तभी से शुरू हुआ जब भारत ने सड़क निर्माण की घोषणा की, और उसके बाद नेपाल ने इसका विरोध किया। बल्कि भारतीय सेना के चीफ जो हैं जनरल नरवणे, उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि नेपाल का विरोध किसी तीसरे देश के कारण हो रहा हो। तो ये बात बड़ी साफ है कि वहाँ पे जो भी हुआ है, चाहे वो नेपाल का विरोध हो और अभी सैन्य बढ़ोतरी, उससे साफ है कि चीन किस तरह दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है भारत और नेपाल के रिश्तों में भी। लेकिन अभिषेक, चीन का जो एग्रेशन है वो बरकरार है। गलवान घाटी की घटना हुई और उसके बाद कई राउंड की बातचीत हुई दोनों पक्षों में, पर डीएस्केलेशन की जो बात हो रही थी वो तो होता दिख नहीं रहा है। और अब भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने भी कह दिया है कि भारत मिलिट्री ऑप्शन को भी कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ से सिचुएशन किस तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, विकल्प तो पहले दिन से हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सेना जो है मिलिट्री एक्शन करने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि वही सेना का काम होता है। और इस बार भी
भारतीय सेना ने जो है बड़ा साफ किया हुआ है कि मिलिट्री ऑप्शंस उसके पास हैं, वो कब और कैसे इन्हें इस्तेमाल करे ये एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि भारत ने शुरू से कहा है कि मिलिट्री ऑप्शन जो है या किसी भी किस्म का मिलिट्री एक्शन लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि भारत ये मानता है कि बातचीत से हर मसले को जो है सुलझाया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि 5 लेवल की कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। सुनने में आ रहा है शायद एक और दौर ऐसी बातचीत का हो। कूटनीतिक स्तर पर भी वार्ता चल रही है। तो भारत का रुख बड़ा साफ रहा है कि जो भी हो जाए, जितनी बातचीत की जरूरत हो वो की जाए, लेकिन चीन को स्टेटस को करना पड़ेगा। मतलब कि यथास्थिति बनानी पड़ेगी जो अप्रैल के महीने में थी। इसका ये मतलब है कि चीन की सेना को वहां तक जाना पड़ेगा जहां वो अप्रैल के महीने में थी, क्योंकि ये जो सैन्य बढ़ोतरी हुई और जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ वो मई 5 को हुआ, ऐसा कहा रहा है। तो जब तक कि इसको रिस्टोर नहीं होता है, चाहे जितनी बातचीत, ये भारत जो है किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होने वाला। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता अभिषेक भल्ला। दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कई नेताओं ने उन्हें पद पर बने रहने की अपील की। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही मेट्रो सेवा बहाल की जा सकती है। इस संबंध में गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया था। जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया था। यहां अब तक 69,000 लाख लोगों ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब तक केवल 7,700 लोग ही काम से जुड़ पाए हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष इस मामले का निस्तारण करें और विधायकों के कांग्रेस में विलय के बारे में फैसला लें। अवमानना केस में दोषी करार वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान में बदलाव किया है। साथ ही प्रशांत भूषण ने बिना शर्त माफी मांगने से इनकार भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगने के लिए आज तक का वक्त दिया था। कोरोना संकट के बीच जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर विवाद जारी है। अब इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से अपील की है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन छात्रों को वापस लाने का निर्देश दिया है जो नीट या जेईई परीक्षा देना चाहते हैं। इन छात्रों को वंदे भारत मुहिम के जरिए वापस लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केरल के सामाजिक कार्यकर्ता की पिटीशन पर दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग जारी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में एक सभा में कहा कि वो जनता के सेवक हैं, किसी कुर्सी के नहीं। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि वो प्राइवेसी के मसले पर आने वाले संसद सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। इस बिल में चेहरे की पहचान और रिमोट बायोमेट्रिक सर्विलांस पर बैन लगाने की मांग की जाएगी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आज इतना ही। और आप चाहते हैं कि आपकी सुबह भी ऐसे शुरू हो कि आप अवेयर रहें, हर चीज़ पर अवगत रहें, हर मुद्दे से, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह आज का दिन भी सुनिए, उसकी भी आदत डालिए। और हम उसे सुबह 7 बजे पब्लिश करते हैं, लेकिन सुनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 7 बजे उठें, आप 10 बजे भी सो के उठें, 11 बजे भी सो के उठें, तो भी आप उसे सुन सकते हैं। कोई फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो तो है नहीं हमारा कि एक बार में एक ही चीज़ आएगी। डिजिटल है, ऑन डिमांड है, सब कुछ वेबसाइट पर है, आपको बस क्लिक करके उसे सुनना है। और चिट्ठी से हमने बात शुरू की थी, तो चिट्ठी पर ख़त्म करते हैं। और आज जिनका ईमेल हम ले रहे हैं उनका नाम है नागेंद्र त्रिपाठी, गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से हमें लिख रहे हैं। और पहले भी आप लिख चुके हैं, मुझे याद है। तो नागेंद्र जी लिखते हैं कि 21 अगस्त का कोरोना कवरेज सुना और चिंताजनक बात लगी कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी
कुछ लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है। क्वारंटीन सेंटर का हाल सुना और अमूमन यही स्थिति ज़्यादातर सेंटर्स की लगती है। छुट्टी के समय टेस्ट नहीं किए जाते, बस छोड़ दिया जाता है। और आखिर में नागेंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि आज तक रेडियो दिन रात उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, और ऐसी ही मंगल कामना हम भी करते हैं अपने इस पौधे के लिए जो वृक्ष बनेगा तो सबको छांव देगा। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।